Hello students, welcome to my channel. In the last lecture we have discussed Gauss theorem and its proof. Now we will discuss the applications of Gauss theorem. So first article is how to derive Coulomb's law by using Gauss theorem. Clear? So now what we have, suppose we have a charge Q at any point, let the point is O, and we want to find out the force on any test charge which is Q naught. This test charge is present at the distance of r from the charge Q. Now we want to calculate the force at the charge Q naught due to the charge Q. Okay? So now what we know that according to Coulomb's law, if two charges, these are the two charges Q and Q naught, separated by the certain distance r, then the Coulomb's force, which is given by 1 by 4 pi epsilon naught Q naught by r square. ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ. ठीक है, तो हमें अब इस कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट बनानी है कहां से, बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम. ठीक है, तो ये चीज हमने क्या करनी है बच्चों, टू प्रूफ करनी है. ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस इट्स प्रूफ. क्लियर? वी नो दैट इफ वी हैव अ चार्ज, सपोज दिस इज अ रीजन, a charge Q naught is present and the electric field capital E is acting in this region where the charge particle Q naught is present. We know that force on a charged particle is कितनी होती है बच्चों फोर्स, it is given by Q naught E. क्लियर? ये हमने डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था. फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज इज हाउ मच, Q naught E. क्लियर? अगर हम किसी मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, कौन सी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कहां पे लग रही है, ऑन द Q naught. क्लियर? मतलब सपोज दिस Q naught चार्ज इज प्रेजेंट एट द पॉइंट P. अगर हम किसी तरीके से एट द पॉइंट P इस चार्ज की वजह से कितना फील्ड लग रहा है वो कैलकुलेट कर लें, देन वी कैन इजीली फिल द वैल्यू ऑफ कैपिटल E एंड हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, फोर्स ऑन द चार्ज Q naught. क्लियर? तो हमें क्या करना है, वी विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड acting at the point P due to charge Q by using Gauss theorem. तो बच्चों हमने करना क्या है, हम क्या करेंगे, we will find out the value of electric field. हम क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे कहां पे, एट द पॉइंट P, जहां पे हमारा टेस्ट चार्ज पड़ा है उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे. किसकी वजह से, ड्यू टू द चार्ज Q. दिस चार्ज इज Q. इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, दैट वी विल फाइंड आउट. और किस मेथड से करेंगे, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम. क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए एट द पॉइंट P, कहां पे मैं लिख देता हूं, एट पॉइंट P, किसकी वजह से, ड्यू टू द चार्ज Q. क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का बच्चों मेथड क्या है. ठीक है, तो आपको मैं मेथड बताता हूं इसका. हमने इक्वेशन नंबर 1 अपनी कॉपी पे नोट कर ली. So what we have, first step is draw
a Gaussian surface around चार्ज Q। तो हमने बच्चों क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, इस चार्ज के अराउंड हमने क्या करनी है, एक गॉसियन सरफेस बना लेनी है। ठीक है, गॉसियन सरफेस किसको बोलते हैं बच्चों, अ सरफेस फॉर विच ऑल द पॉइंट्स विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। सो गॉसियन सरफेस बच्चों क्या है, इस चार्ज के अराउंड एक ऐसी सरफेस है जहां पे सभी पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, सेम होगा। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों, हमें पता है ये क्या है, हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, ये हमारे पास क्या है, एक सुनाओ बच्चों, हमारे पास ये क्या है, दिस इज अ पॉइंट चार्ज विच इज लोकेटेड एट द पॉइंट O। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेनी है। गॉसियन सरफेस विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। क्लियर। सो ये शेप इसकी कुछ इस तरह से बन जाएगी। So we have this Gaussian surface, this is the point O, this is the charge Q, and charge Q is present at the center of this sphere. Clear? So now this is what? This is बच्चों Gaussian surface। और इसका हमने रेडियस कितना ले लिया, रेडियस उतना ले लिया बच्चों जितना डिस्टेंस था बिटवीन Q एंड Q नॉट। ठीक है, हमें पता है यूजिंग Gauss theorem, E dot ds, this is how much Q by epsilon naught. This is the statement of Gauss theorem. So now what we will select, we will select a small area element whose magnitude is ds and its direction of area vector is normal to the surface and it is outward. Clear? So we will select a area vector whose magnitude is ds and it is radially outward. Clear? हमने बच्चों बोला था एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, outwards and normal to the surface। ठीक है, so also this charge is positive। Q हमारा क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, इसका रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होगा तो उसकी डायरेक्शन भी बच्चों कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी। ठीक है, इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ds वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, मींस एंगल बिटवीन E vector and ds vector is how much बच्चों, this angle is 0। Clear? So now we will solve this integration। This is what E dot ds, E dot ds बच्चों क्या होगा, E ds cos of theta, cos theta हमारा कितना हो गया बच्चों, cos 0। So this is what E ds cos 0 which is how much, Q by epsilon naught। क्योंकि हमने क्या किया था गॉस थ्योरम में, यहाँ पे हमने चार्ज रखना होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो सरफेस के अंदर होगा। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना प्रेजेंट है बच्चों, Q चार्ज प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे बच्चों क्या लगा लिया, Q लगा लिया। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव, अब गॉसियन सरफेस सेलेक्ट की है बच्चों, तो उसके सभी पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया। अंदर हमारे पास क्या बचा बच्चों, ds cos 0 हमारा 1 हो गया विच इज Q by epsilon naught। ठीक है, अब ds क्या है बच्चों, ds is the small area element selected on the surface of this sphere। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, इस तरह के छोटे छोटे सरफेसेस स्फीयर के ऊपर बनाएंगे, उन सबका क्या करेंगे, समेशन करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो ds का बच्चों इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। कौन से स्फीयर का एरिया, जिसका रेडियस क्या है बच्चों, स्मॉल r, तो ये कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं E इंटू 4 पाई r स्क्वायर विच इज इक्वल टू
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमारा कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, दिस इज व्हाट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग एट द पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज Q। ठीक है, तो हमने बोला था अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लें तो इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है वी कैन इजीली फाइंड आउट, एंड द फोर्स इज हाउ मच, दिस इज Q नॉट इंटू E। Q नॉट बच्चों क्या है हमारा चार्ज, Q नॉट E की वैल्यू रख देते हैं, E इज व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, एंड द आंसर इज हाउ मच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ जो हमने प्रूव करनी थी बच्चों। कहाँ से प्रूव की हमने, बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम। क्लियर, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसके बाद हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम करेंगे, सो वो हम देखते हैं कैसे करनी है। हाँ जी बच्चों, इसके बाद हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। क्लियर, सो नाउ फर्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक field due to infinitely long straight uniformly charged wire। ठीक है, तो हमारे पास क्या है बच्चों, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसकी वजह से, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है बच्चों, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। एक हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और उसकी लेंथ बच्चों हमें क्या दी हुई है, दैट इज इनफाइनाइट। ठीक है, और वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, मतलब उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है बच्चों वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह इसके ऊपर बच्चों चार्ज प्रेजेंट है। सो नाउ बच्चों इसकी लेंथ हमें क्या बताया हुआ उन्होंने, दैट इज इनफाइनाइट। सो नाउ दिस इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर will act like as a linear charge distribution. If this is linear charge distribution, then we have lambda, which is the linear charge density, and उन्होंने बोला क्या है बच्चों, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। यूनिफॉर्मली चार्ज वायर मतलब सभी जगह पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक ही तरह की है। ठीक है, इट मीन्स दैट दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो अभी मैंने पिछले आर्टिकल में बताया सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, वी हैव टू ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। क्लियर, सो ये हमें बाय एक्सपीरियंस पता चल जाएगा धीरे धीरे कि जो हमारे पास जैसे ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज की। ठीक है, इस केस में हमारी गॉसियन सरफेस किस फॉर्म की होगी बच्चों, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अगर हमें पॉइंट चार्ज दिया हुआ है तो गॉसियन सरफेस होगी इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो हमने बच्चों क्या सिलेक्ट कर लिया, गॉसियन सरफेस इज अ काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया ऑफ लेंथ L and its radius is R. Clear? And with the help of this structure means Gaussian surface, we will find out the value of electric field due to this infinitely long straight wire. Clear? So now what is this? We will find out the electric field by using Gauss theorem, and according to Gauss theorem we know that E dot ds over the closed surface it is how much, Q by epsilon naught. ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, ये एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लिया। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, हमारे पास इसकी लेंथ बच्चों इतनी है, दिस इज L। इसका मतलब इसके अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज present in the surface
इज कितना बच्चों, हमारे पास चार्ज क्या होती है, हमारे पास लैम्डा क्या होता है बच्चों, दिस इज हाउ मच चार्ज बाय लेंथ। तो बच्चों चार्ज क्या बन गया, चार्ज इज हाउ मच लैम्डा इनटू लेंथ। मतलब किसी भी जगह पे चार्ज कितना होगा हमें फाइंड आउट करना है, चार्ज प्रेजेंट इन द गॉसियन सरफेस वो कितना होगा, लैम्डा इनटू लेंथ। लैम्डा बच्चों इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी और लेंथ हमारी इसकी कितनी है, एल। तो इसका मतलब इसके अंदर चार्ज बच्चों कितना प्रेजेंट है, सपोज द चार्ज इज क्यू एंड दिस इज हाउ मच lambda into L. Clear? So now we know that its charge is lambda into L. So we can put the value here. So the value is lambda L by epsilon naught. Clear? So now we will solve this. We know that for this Gaussian surface we have three faces. This is face number 1, this is face number 2 and this is face number 3. Clear? And we will perform E dot ds for a closed path. Closed path मतलब for this closed structure. अगर मैं इसको खोलूं बच्चों तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं E dot ds for the surface number 1, this is surface, plus E dot ds for the surface number 2, ये curved surface बच्चों सिलेंडर की, प्लस थर्ड इज ई डॉट एस फॉर द थर्ड सरफेस जो हमारा ये राइट हैंड साइड पे सर्कल बन रहा है, ठीक है। एंड दिस इज हाउ मच बच्चों, दिस इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो हमें इस चीज को अब सॉल्व करना है तो उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल देंगे, क्या आएगी हमारी। सो पहले हम देखते हैं व्हाट इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस फॉर द थ्री डिफरेंट फेसेस। क्लियर? सो नाउ वी नो दैट फॉर दिस यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, या तो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा या नीचे की डायरेक्शन में आएगा। मतलब अगर सपोज ये हमारा वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह परपेंडिकुलर जाएगा सरफेस के, ठीक है, मतलब दैट इज रेडियली आउटवर्ड्स। क्लियर? सो फॉर दिस सरफेस विच इज फेस नंबर 1 हमारा एरिया वेक्टर बच्चों किस तरफ आएगा, एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन। क्लियर? सो इस सरफेस के एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड, मतलब बाहर को इस तरफ, ठीक है। फॉर दिस सरफेस नंबर 3 एरिया वेक्टर बच्चों किस तरफ होगा, इन दिस डायरेक्शन। क्लियर? और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द वायर, इस तरफ, ऊपर या नीचे। क्लियर? फॉर द सरफेस नंबर 2 विच इज अ कर्व्ड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होगा हमारा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। और किसी भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर भी किस तरफ होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब ds की डायरेक्शन और e की डायरेक्शन बच्चों क्या होगी हमारी, सेम डायरेक्शन होगी, ठीक है। बट इन केस ऑफ, मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर फेस 1 एंड 3 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds वेक्टर आर परपेंडिकुलर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऊपर की तरफ लग रहा है या नीचे की तरफ है या आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है, ठीक है। बट एरिया वेक्टर बच्चों इस तरफ लग रहा है, इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर। कौन सी सरफेस के लिए, फॉर द फेस नंबर 1 एंड फेस नंबर 3 के लिए, ठीक है। फॉर फेस नंबर 2 विच इज द कर्व्ड पोर्शन ऑफ द सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड and ds vector are in same direction। वो क्या है बच्चों, in the same direction। अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो उनका एंगल कितना हो गया बच्चों, इस केस में थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, और इस केस में बच्चों थीटा कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री। क्लियर? और जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, दिस इज व्हाट, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस बच्चों क्या होगा, ए डॉट बी विच इज ए बी कॉस थीटा। तो ये क्या होगा बच्चों हमारा ई डॉट डी एस, दिस इज हाउ मच, ई डी एस कॉस ऑफ 90। कॉस ऑफ 90 मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको खोलना कैसे है, ई डॉट डी एस विच इज फॉर दिस फेस विच इज ई डी एस कॉस थीटा बच्चों,
और फर्स्ट फेज के लिए थीटा हमारा कितना है बच्चों 90 डिग्री और cos 90 हमारा कितना होता है 0। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों खत्म हो जाएगा, ठीक है। और नाउ फॉर द थर्ड फेज विच इज द राइट सर्कल, क्लियर, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds वेक्टर आर परपेंडिकुलर, मींस E डॉट ds इसमें भी क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ हमारे पास बचा E डॉट ds, कौन सा फेज बच्चों सेकंड फेज। तो इसको खोलते हैं हम, तो ये क्या बनेगा हमारा E ds cos 0, क्योंकि इस केस में बच्चों E और ds के बीच में एंगल कितना है हमारा 0 डिग्री, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल है बच्चों लैम्बडा L बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको बाद में कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं हम। सो नाउ व्हाट वी हैव, दिस इज E ds cos 0, cos 0 बच्चों क्या हो गया हमारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos 0 इज हाउ मच, दिस इज 1, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा E ds का इंटीग्रेशन, ये हमने क्या सिलेक्ट की है, दिस इज द गॉसियन सरफेस अराउंड द स्ट्रेट वायर, क्लियर। तो मैंने गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन क्या दी थी, गॉसियन सरफेस इज दैट सरफेस फॉर विच ऑल द पॉइंट्स विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस सरफेस पे के ऊपर जो, जैसे मैं ये अगर हमारे पास कोई वायर है, इसके अंदर बारीक वायर है और उसके ऊपर इस तरह की हमारे पास कोई कर्व्ड सरफेस है, उसके सभी पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे मींस ऑल द पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होगा हमारा सेम होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम है तो E कांस्टेंट हो गया बच्चों, E कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा E ds एंड दिस इज 1, तो नहीं लिखेंगे इसको, सिंपली इसकी वैल्यू 1 रख दी, एंड दिस इज लैम्बडा L बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो ds बच्चों हमने क्या किया था, ds इज द स्मॉल एलिमेंट, एरिया एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर फॉर द सरफेस नंबर 2। अगर इस तरह के हम छोटे छोटे सरफेस सिलेंडर के ऊपर लें और उन सब का सम कर दें फॉर द कर्व्ड सरफेस, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस इज द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस फॉर द सिलेंडर। वो कितना होता है बच्चों, दिस इज 2 पाई RL, ठीक है। दिस इज व्हाट द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस फॉर द सिलेंडर, दिस इज 2 पाई RL विच इज लैम्बडा L बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या बना बच्चों, दिस इज व्हाट, अब सारी टर्म दूसरी साइड पे ले जाएंगे, L हमारी कैंसिल हो रही है, इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या बना 1 बाई, दिस इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे है, दिस इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये साथ में क्या है बच्चों राइट हैंड साइड के ऊपर लैम्बडा, और ये R नीचे आ जाएगी, सो दिस इज व्हाट लैम्बडा बाई R, क्लियर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an infinite long straight wire is how much, 1 by 2 pi epsilon naught lambda by R, means the value of electric field is inversely proportional to R, ठीक है। मीन्स देखो ये लैम्बडा तो बच्चों हमारी क्या थी, ये लैम्बडा तो हमारी कांस्टेंट थी, ठीक है, हमने ऑलरेडी बोल रखा है, क्योंकि ये हमारी क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है। 1 by 2 pi epsilon naught ये भी कांस्टेंट है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। व्हाट इज 1 by 4 pi epsilon naught, this is 9 into 10 to the power 9, sorry 10 to the power 9, और 1 by 2 pi epsilon naught क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1 by 2 pi epsilon naught, this is what 18 into 10 to the power 9। मतलब ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है, लैम्बडा कांस्टेंट है, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब जितना सिलेंडर का रेडियस बढ़ता जाएगा, मतलब जितना हम इससे वायर से दूर जाते रहेंगे, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता जाएगा बच्चों, कम होता जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, क्लियर। सो नाउ इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी देखते हैं बच्चों। तो इस स्टेटमेंट में बच्चों हमें क्या दिया है, वी हैव एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर दैट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हाउ मच, तो हम लिख देते हैं E कितना प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, 9 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मिलीमीटर। सो R बच्चों हमारा क्या है 3 मिलीमीटर, विच इज हाउ मच
3 into 10 power minus 3 meter. Clear? And we have to find out the value of linear charge density lambda. So simple question है बच्चों, बिल्कुल हमने अभी पढ़ा था. This is a kind of infinitely long straight uniformly charged wire. इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था उसके लिए हमने क्या ड्रॉ किया था बच्चों, एक सिलेंडर ड्रॉ किया था ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l. हमने उसमें देखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूलेशन है वो l के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ r. ठीक है, तो फॉर्मूलेशन बच्चों क्या आया था अभी हमारा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाई r. इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों दिया हुआ हमें 2 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज अ कांस्टेंट, एंड लैम्बडा हमें फाइंड आउट करना है, एंड रेडियस इज व्हाट मींस द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन between the observation point and the wire is how much, 3 millimeter. Clear? So now we will put the values of E and R and we will calculate the value of lambda. ठीक है, so कैसे करते हैं बच्चों, देखो इसको. So electric field बच्चों हमारा क्या है, 9 into 10 power 9, sorry 10 power 5, and this is what, this is 2 pi epsilon naught. ठीक है, हमें स्टैंडर्ड वैल्यू किसकी पता है बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की. तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी मॉडिफिकेशन कर दूं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन क्या जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज हाउ मच, 2 लैम्बडा बाई r. बिकॉज क्योंकि हमने इसको ऐसे लिख लिया बिकॉज हमें वैल्यू किसकी पता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है. सो दिस इज हाउ मच, 9 into 10 power 9. This is what, 2 into lambda that we have to find out, and this is what, this is r which is 3 millimeter. So this is 3 into 10 power minus 3. ठीक है बच्चों, तो क्या चीज कैंसिल हो रही है, देखो ये 9 कैंसिल हो गया. So we have to find out the value of this lambda which is 10 power 5 into 3 into 10 power minus 3 divided by 10 power 9 divided by 2. So lambda is what, this is 3/2 into this is 5, this is minus 3 and this is 9. तो ये ऊपर जाके बच्चों क्या बन जाएगा, -9. ठीक है, so 10 power 5 minus 3 ऑलरेडी है, ये 9 ऊपर जाके माइनस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 power minus 12. ठीक है, so lambda is what बच्चों, this is 1.5 into 10 power minus 7. क्लियर? और लैम्बडा के बच्चों यूनिट क्या होंगे, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, सो इट इज कूलम पर मीटर. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल किया. बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, डिस्टेंस दिया था, एंड वी हैव कैलकुलेटेड लैम्बडा. ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं बच्चों. नेक्स्ट आर्टिकल इज इलेक्ट्रिक फील्ड due to uniformly charged spherical shell. ये 2 आर्टिकल हैं बच्चों हमारे सिलेबस में. एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, और दूसरा आर्टिकल है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर. ठीक है, मतलब एक आर्टिकल में हमारे पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 डायमेंशनल है और दूसरे में हमारे पास 3 डायमेंशनल है. ठीक है, ये दोनों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में ये आर्टिकल्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से करना. ठीक है, तो हमें दिया क्या हुआ बच्चों, वी हैव अ यूनिफॉर्मली चार्ज सफियर. ठीक है, और ये सफियर क्या बच्चों, स्फेरिकल शेल है. हमारे पास 2 तरह के आर्टिकल्स हैं, मैंने बोला एक तो स्फेरिकल शेल है, दूसरा सॉलिड सफियर है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. स्फेरिकल शेल बच्चों अंदर से खाली होता है और सॉलिड स्फीयर अंदर से फिल्ड होता है. जैसे बच्चों हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है प्लास्टिक की बॉल. ठीक है, वो अंदर से क्या होती है बच्चों, खाली होती है, और उसकी जो मटेरियल है मतलब सिर्फ उसकी सरफेस के ऊपर है. ठीक है, सो वी हैव a uniformly charged spherical shell. Let the radius of this
shell is capital R and charge is distributed on its surface. चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बच्चों, उन्होंने दिया है हमें, let the charge distributed is Q. Clear? Let O is the center of this spherical shell and we want to find out the value of electric field due to this spherical shell. तो इस तरह के आर्टिकल में बच्चों हमारे पास 3 केसेस बनेंगे। एक तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे शेल के बाहर, ठीक है, दूसरा आर्टिकल इसमें केस करेंगे बच्चों शेल के ऊपर, और तीसरा केस करेंगे शेल के अंदर, ठीक है। सो फर्स्ट केस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों फाइंड आउट करना है इस शेल के आउटसाइड, ठीक है। तो मेरा जो स्टेप नंबर 1 है वो सेम है फॉर ऑल ईच आर्टिकल। सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है, यहाँ पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है, ठीक है, क्योंकि ये जो स्फेरिकल शेल है इसकी जो गॉसियन सरफेस होगी बच्चों वो किस तरह की होगी, वो भी एक स्फीयर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सपोज इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हमने इसके बाहर बच्चों ये एक गॉसियन सरफेस बना ली, ठीक है। ऑब्वियसली इसका रेडियस है जो शेल के रेडियस से ज़्यादा होगा, तो सपोज हमने उसका रेडियस कितना ले लिया बच्चों, दिस इज स्मॉल आर, ठीक है। और फॉर दिस केस स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। कैपिटल आर बच्चों जो गिवन शेल है उसका रेडियस हो गया, और जो स्मॉल आर है वो जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उस गॉसियन सरफेस का जो है रेडियस हो गया, ठीक है। लेट वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड at the point P. So we have drawn a Gaussian surface around this spherical shell which is passing through the point of observation. Clear? So now what we have? We know that according to Gauss theorem, what we have E dot ds, this is what Q by epsilon naught. ये चार्ज क्या है बच्चों? चार्ज वो वाला चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, ठीक है। इस टाइम हमें क्या दिख रहा है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर एक यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल प्रेजेंट है जिसके ऊपर चार्ज बच्चों कितना है, क्यू, तो हमने यहाँ पे लिख लिया क्यू बाई एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इसलिए लिख लिया क्योंकि बच्चों ये अंदर से खाली है, खाली मतलब इसके अंदर एयर है, एयर की अब जो है हमारे पास पैरामीटर दैट इज एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो नाउ वी विल सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। इन दिस केस वी नो दैट the electric field is radially outwards. इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमारा क्या है, दैट इज रेडियली आउटवर्ड्स। स्फेरिकल चीजों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों दैट इज रेडियली आउटवर्ड्स, एंड दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट जो हमने ds लिया है दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर, इट्स एरिया वेक्टर इज आल्सो रेडियली आउटवर्ड्स। क्लियर? एक तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से था, ये स्फेरिकल शेल की वजह से था, दैट इज रेडियली आउटवर्ड्स, एंड सेकंड वन इज द एरिया वेक्टर ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर व्हिच इज आल्सो रेडियली आउटवर्ड्स। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। ये क्या है बच्चों, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब थीटा इनके बीच में कितना हो गया, 0 डिग्री, तो इसको खोल देते हैं। So this is what E ds cos 0 which is Q by epsilon naught। cos 0 बच्चों हमारा 1 होता है, तो इसको हम 1 लिख लेते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 लिख दी। एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द गॉसियन सरफेस फॉर ऑल द पॉइंट्स इज कांस्टेंट। इट मीन्स दैट E हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा बच्चों, अंदर क्या बचा, ds which is Q by epsilon naught। अब ds बच्चों हमने क्या लिया, ds is the small area element on the surface of the sphere। क्लियर? अब इस तरह के अगर हम छोटे छोटे सरफेस बनाएं और इनका सबका फिर बाद में समेशन कर दें तो ये क्या बनाएंगे, दिस विल गिव अस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है। स्फीयर का सरफेस एरिया बच्चों कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बच्चों क्या होता है हमारा, दैट इज
4 पाई। अब रेडियस इसका कितना बच्चों, स्मॉल आर है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, मैं साइड पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ दिस ds फॉर द क्लोज्ड सरफेस इज हाउ मच, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो वैल्यू रख देते हैं e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर विच इज हाउ मच, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या बना बच्चों, देखते हैं हम, E इज हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन को दूसरी साइड में ले गए, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल at the point P is given by 1/4 pi epsilon naught Q by R square। ठीक है, so this is first case। now बच्चों second case। ठीक है, in the second case इसमें एक चीज आपको और बताता हूं मैं, कई बार एग्जाम में एक्सप्रेशन दूसरी तरह से भी पूछ लेते हैं। we know that this is a spherical shell and the charge is distributed only on the surface of this शेल। क्लियर, तो ये बच्चों किस तरह की हमें डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है, दिस इज अ काइंड ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एंड फॉर द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी नो दैट व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज चार्ज बाय एरिया। चार्ज बच्चों कितना दिया हमें, क्यू दिया है, एरिया बच्चों दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल शेल, कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज हाउ मच, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों क्यू हमारा कितना बना, दिस इज सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सिग्मा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो क्यू की वैल्यू रख देते हैं बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज हाउ मच, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चों आर स्क्वायर। ठीक है, सो ये 4 पाई कैंसिल हो गया। So what we have sigma r square by epsilon naught r square। Clear? So this is how much, sigma r square by epsilon naught r square। So ये result है in the form of charge and this is the result in the form of sigma। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बच्चों लिख देता हूँ साइड पे, आपको बाद में मैं समझाऊंगा सारा। For the first case electric field is how much, this is 1/4 pi epsilon naught Q by R square। this is in the form of charge and in the form of sigma ये क्या बनेगा, sigma R square by epsilon naught R square। ठीक है, so this is the value, इसको हम E1 लिख देते हैं। ठीक है, for the reason number 1। ठीक है, so now we will calculate for the reason number 2। रीजन नंबर 2 बच्चों हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ शेल। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कहां पे, ऑन द सरफेस ऑफ शेल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इसके बाहर फाइंड आउट किया था वो हमने इसके ऊपर ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पिछली बार हमने गॉसियन सरफेस बाहर बनाई थी, अब हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस इसके ऊपर ही बना देंगे। मतलब गॉसियन सरफेस हमने वहां पे बनानी होती है जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस इसके ऊपर ही आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, फॉर दिस केस a radius of the Gaussian surface is the radius of the spherical shell। this is what, this is the radius, r हमने क्या लिया बच्चों, छोटी r, radius of Gaussian surface, और कैपिटल R बच्चों हमें क्या दिया हुआ था, this is the radius of spherical shell। ठीक है, तो इस केस में हमें ड्राइवेशन करने की जरूरत नहीं, हम सीधा ही रिजल्ट लिखेंगे। इफ दिस r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो लास्ट टाइम हमारा रिजल्ट क्या बना था बच्चों, फॉर द फर्स्ट केस
बना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, कैपिटल आर के बराबर होगी, तो रिजल्ट क्या बनेगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जस्ट वी विल रिप्लेस दिस आर बाई कैपिटल आर, ठीक है। दिस इज क्यू बाई आर स्क्वायर। ये तो हमारा फर्स्ट फॉर्मुलेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ चार्ज। अगर मैं सेकेंड फॉर्मुलेशन को भी देखूं यहाँ से, आर छोटी आर के बराबर हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, दिस इज सिंपली सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि उन्होंने हमें क्या दिया है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर दिया है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका मतलब सिग्मा बच्चों क्या होता है, कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस सरफेस के ऊपर क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट हो गया। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे E2 क्या आ गया बच्चों हमारा, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, which is also equal to sigma by epsilon naught, ठीक है। So now we will calculate the electric field for the last case, which is inside the spherical shell. Electric field inside the spherical shell. तो अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है बच्चों, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस स्फेरिकल शेल के अंदर। तो इसका मतलब इस शेल के अंदर कोई पॉइंट P है जहां पे हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सपोज ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब गॉसियन सरफेस इसके अंदर ड्रॉ करेंगे बच्चों, लाइक दिस, ठीक है। ये क्या होगी हमारी गॉसियन सरफेस which is passing through the point P at the distance of R. Clear? So in this case R बच्चों क्या होगी हमारी, लेस देन R। फर्स्ट केस में R हमारा बाहर था, दैट इज ग्रेटर देन R। सेकेंड केस में बच्चों R हमारा बराबर हो गया R के, कैपिटल R के, एंड इन दिस केस स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, ठीक है। तो अब हम अप्लाई करते हैं बच्चों गॉस थ्योरम, विच इज E डॉट ds, दैट इज Q इनक्लोज्ड, मैं फॉर्मूला लिखता हूं, बाद में इसको सॉल्व करता हूं, बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर हमें चार्ज इनक्लोज्ड पता चल जाए। चार्ज इनक्लोज्ड मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ठीक है। चार्ज तो बच्चों कहां पे था हमारा, इस सरफेस के ऊपर था, जैसे हमारी प्लास्टिक की बॉल होती है, ठीक है। अगर मैं देखूं जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो जहां जहां पे प्लास्टिक है, मतलब इस तरह बॉडी के ऊपर, वहां पे उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं उसके अंदर कहीं पे अगर कोई छोटा सा स्फीयर इमेजिन करूं, उसके अंदर क्या कोई मास होगा, कोई मास नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर तो वो खाली है। सिमिलरली अब चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, मींस चार्ज inside the Gaussian surface, जिसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, चार्ज इनक्लोज्ड। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, समझ गए ना, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे, हम चार्ज फाइंड आउट करना चाहते हैं इस सरफेस के अंदर, मतलब जो r रेडियस का हमारा स्फीयर है उसके अंदर, उसके अंदर तो कोई जगह है ही नहीं जहाँ पे चार्ज रह सके, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है बच्चों, दैट इज 0। अगर चार्ज ही 0 हो गया तो E डॉट ds बच्चों क्या होगी हमारी, 0 होगी, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व भी करूंगा तो क्या बनेगा बताता हूं आपको। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे भी तो ये बन जाएगा E इंटीग्रेशन ऑफ ds विच इज 0। सो ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी विच इज 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बच्चों, 0 ही आ जाएगा। अगर मैं 4 पाई r स्क्वायर को 0 से डिवाइड कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ फॉर द थर्ड केस इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमारा क्या है, 0 है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल
इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया, एक बार स्फेरिकल शेल के बाहर, एक बार स्फेरिकल शेल के ऊपर, एंड थर्ड टाइम वी हैव कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। ठीक है, और इसमें हमें देखा, अब अगर हम स्फेरिकल शेल के बाहर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, बिकॉज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r बच्चों हमारा क्या था, रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, बट फॉर द ऑन द सरफेस, मतलब सेकंड केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमारा क्या है, कांस्टेंट है, एंड इनसाइड द सरफेस बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 है। ठीक है, कई बार इस क्वेश्चंस में बच्चों इस तरह हमें, या जैसे नीट या जेईई वगैरह के एग्जाम्स होते हैं उसमें हमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द रेडियस। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो दिस इज स्मॉल r। ठीक है, हमें सपोज रेडियस दे दिया उसका जो सफियर है, स्फेरिकल शेल है, दैट इज कैपिटल R। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है जहां तक हमारा कैपिटल R रेडियस चल रहा है, मतलब देखो हमारी जो R की वैल्यू है जो 0 से स्टार्ट हो रही है और बढ़ती जा रही है। ठीक है, व्हेन द वैल्यू ऑफ R इज लेस देन दिस कैपिटल R, मीन्स फॉर द थर्ड केस, मतलब जो R है इज लेस देन कैपिटल R, तो वो क्या हो गया, हम इनसाइड द स्फेरिकल शेल हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमारा क्या होगा, इस तरफ से 0 होगा। ठीक है, एंड जब भी हम, जैसे ही हम R इज इक्वल टू कैपिटल R आएगा, मतलब सेकेंड स्टेज आएगी, सेकेंड स्टेज मतलब R इज इक्वल टू कैपिटल R, मतलब वी आर ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट, Q भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कांस्टेंट, तो एकदम से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और कितना आएगा बच्चों, ये होगा कितना, दिस इज हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और नाउ फॉर द थर्ड केस, मतलब when R is greater than capital R, मतलब we are now outside the spherical shell. It means we are working for the first case. For the first case, its value is inversely proportional to R square. तो जैसे ही हम गॉसियन सरफेस हमारी इस स्फेरिकल शेल से बाहर जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड R के साथ डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, मतलब इट्स वेरिएशन इज लाइक दिस। क्लियर, जैसे R बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बच्चों कम हो रहा है। ठीक है, तो ग्राफ किस तरह का बना, पहले उसकी वैल्यू 0 है, फिर एकदम से वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, इतनी वैल्यू आ गई, और उसके बाद वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही है, एंड दिस डिक्रीज इज विद द रिस्पेक्ट टू R। जैसे जैसे R हमारा बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कम होता जाएगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सो इसको आप ध्यान से करना। सो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं बच्चों। हाँ जी बच्चों, पहले हमने डिस्कस किया था फॉर द स्फेरिकल शेल, नाउ वी विल डिस्कस फॉर द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव अ सॉलिड स्फीयर, लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कैपिटल R, नाउ चार्ज इज फिल्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड स्फीयर बच्चों, स्फेरिकल शेल जैसे हमने बोला था दैट इज जस्ट लाइक अ प्लास्टिक बॉल, वो अंदर से क्या होता है बच्चों, खाली होता है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर इज जस्ट लाइक अ लेदर बॉल, जो अंदर से भी क्या होती है बच्चों, फिल्ड होती है। तो इसका मतलब अब चार्ज क्या है बच्चों, सरफेस के ऊपर नहीं, मतलब उसके अंदर फिल्ड है। ठीक है, तो अब हम इसको ट्रीट करेंगे एज अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो वी विल डिफाइन व्हाट इज रो, दिस इज चार्ज बाय वॉल्यूम। चार्ज बच्चों कितना है, लेट द चार्ज इज Q, एंड वॉल्यूम बच्चों कितना है इसका, 4/3 पाई R क्यूब। क्लियर, सो नाउ अगेन वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, on the surface of the solid sphere and inside the sphere. Clear? So our first point is outside the solid sphere. So now what we have to do, तो बच्चों हमने क्या किया, एक सॉलिड स्फीयर के
अराउंड एक और सफियर बना लिया. लेट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज P. Suppose its distance from the center of the solid sphere is r. Now what we have? We have r which is greater than r for the first case. Clear? So now we have this small r is greater than capital R. Clear? So now again we will select a small area element which is ds. Its direction is radially outwards. We have positive charge, so capital E electric field is radially outwards. So now we will apply here Gauss theorem. So according to Gauss theorem, E dot ds is what? This is simply charge enclosed by. लास्ट टाइम बच्चों हमने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लगाया था क्योंकि उस टाइम स्फेरिकल सरफेस के अंदर चार्ज प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ एयर प्रेजेंट थी. बट नाउ दिस सॉलिड स्फीयर इज फिल्ड. It is now not empty from the inside, so some material is present inside this solid sphere. So we will assign here epsilon. Clear? This will represent the permittivity of the medium. Clear? So now what is the charge enclosed? So we have this Gaussian surface. इस Gaussian surface के अंदर बच्चों कितना चार्ज प्रेजेंट है? ये पूरा solid sphere इस Gaussian surface के अंदर है. इसका मतलब चार्ज कितना enclosed है बच्चों? Q and the नीचे हम क्या लगा देंगे बच्चों? एप्सिलॉन. क्लियर? सो नाउ अगेन वी विल सॉल्व दिस. सो व्हाट वी हैव E and ds are in the same direction. So what we have? E ds cos of 0 which is Q by epsilon. तो बच्चों ये हमारा कितना है? cos 0 1. सो नाउ इसको सॉल्व करते हैं कैसे? So now E बच्चों हमारी due to Gaussian surface बाहर आ गया and it is constant. So integration of ds which is Q by epsilon. So now ds बच्चों क्या है? ds is the small element selected on the surface of the Gaussian surface. So now इस तरह के बच्चों छोटे छोटे elements जब हम लेंगे उनका सबका समेशन करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस. It means that integration of ds for the closed path, closed surface, this is how much? This is 4 pi r square. Clear बच्चों? So this is how much? E is equal to, E into 4 pi r square which is Q by epsilon. तो E बच्चों हमारा कितना बना? This is Q by 4 pi epsilon into r square. ठीक है बच्चों, ये कौन सा रीजन था हमारा? दिस इज रीजन नंबर 1. ठीक है, लास्ट टाइम हमारा आया था यहाँ पे Q by 4 pi epsilon नॉट r square स्फेरिकल शेल के केस में, और इस केस में बच्चों हमारा आया Q by 4 pi epsilon into r square. ठीक है, सो नाउ दिस इज आवर फर्स्ट केस. इसके बाद बच्चों क्या है? तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ E फॉर द रीजन नंबर 1 इज हाउ मच? 1 by 4 pi epsilon Q by r square. ठीक है बच्चों, अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ रो, सो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट? वी नो दैट फ्रॉम द above definition of rho. So what is charge? Charge is rho into 4 by 3 pi r cube. क्लियर? तो बच्चों हमारा E क्या बना? वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 1 by 4 pi epsilon into r square, और Q की वैल्यू बच्चों क्या है? रो into 4 pi by 3 into r cube. ठीक है, सो ये 4 pi बच्चों कैंसिल हो गया, तो हमारा बना क्या बच्चों आंसर? दिस इज रो r cube डिवाइडेड बाई 3 epsilon r square. ठीक है, सो दिस इज रो r cube बाई 3 epsilon r square. सो मैं इसके बराबर लिख देता हूँ बच्चों. दिस इज हाउ मच? दिस इज रो r cube बाई 3 epsilon r square, and these are the values of electric field in terms of charge and in terms of density. Clear? So now बच्चों सेकेंड केस करते हैं.
सेकेंड केस बच्चों हमारा क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर। सो इस केस में बच्चों हमारा क्या होगा, अब जो गॉसियन सरफेस है वो कहाँ पे आ जाएगी, इस सॉलिड स्फीयर के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। मतलब इन दिस केस आर विल बिकम इक्वल टू कैपिटल आर। आर बच्चों हमारा क्या है, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, और कैपिटल आर बच्चों हमारा क्या है, रेडियस ऑफ गिवन सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों हमारा, E2 विल बी, जस्ट वी विल पुट द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू कैपिटल R। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज रख देता हूँ बच्चों, तो आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी कैलकुलेट करूँ तो बच्चों क्या आएगा, रो बाई 3 एप्सिलॉन, ऊपर बच्चों क्या है R क्यूब, नीचे आएगा R स्क्वायर, तो ये R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा क्या बच्चों, रो R बाई 3 एप्सिलॉन, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सेकेंड रीजन विच इज ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन एंड दिस इज Q बाई R square and further equal to rho R by 3 epsilon, ठीक है बच्चों। Now we will discuss the last very important part of this article, inside the solid sphere. Inside the solid sphere. So this is very important बच्चों। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम को दोबारा से बनाता हूँ। तो हमें क्या गिवन था बच्चों, वी हैव अ सॉलिड स्फीयर एंड इट्स रेडियस इज कैपिटल आर एंड चार्ज विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इज क्यू, और चार्ज बच्चों दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड inside the body of this sphere, clear। अब हमने कहाँ पे फाइंड आउट करना बच्चों, सपोज वी हैव दिस पॉइंट P वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे बच्चों, गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो पॉइंट P के थ्रू पास करेगी, ठीक है। तो इस केस में बच्चों क्या होगा, देखो वी विल अप्लाई दिस थ्योरम विच इज गॉस थ्योरम, E डॉट ds विच इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसलिए लगा रहे हैं बच्चों इस आर्टिकल में क्योंकि ये सरफेस जो स्फीयर है वो अंदर से फिल्ड है तो इसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मीडियम उसके अंदर होगा, तो हमने यहाँ पे क्या लगा लिया बच्चों, एप्सिलॉन लगा दिया, ठीक है। सो नाउ लास्ट केस में बच्चों स्फेरिकल शेल में जब हमने इनसाइड वाला केस किया तो अंदर चार्ज नहीं था, तो हमने Q 0 ले लिया था। बट अब इसके अंदर चार्ज है, बट Q चार्ज पूरे स्फीयर के अंदर है, सॉलिड स्फीयर की, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा, दैट इज लेस देन Q, क्लियर। तो Q इनक्लोज्ड कितना होगा बच्चों, इट इज लेस देन Q। ये तो हमें पता चल गया कि Q से लेस देन होगा, ठीक है, क्योंकि Q चार्ज है पूरे सॉलिड स्फीयर में, बट हमें फाइंड आउट करना है चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। तो कुछ ना कुछ चार्ज हमें दिख रहा है बाहर रह गया, इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है दैट इज लेस देन Q, ठीक है। वी नो दैट चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इट्स डेंसिटी इज रो, देन हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस रिलेशन। वी नो दैट रो इज हाउ मच, चार्ज बाई वॉल्यूम। तो चार्ज बच्चों क्या आएगा, दैट इज रो इनटू वॉल्यूम। सो चार्ज इनक्लोज्ड कितना होगा बच्चों, दैट इज रो इनटू वॉल्यूम, कौन सा बच्चों, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम, ठीक है। तो कितना होगा 4/3 पाई R क्यूब, क्लियर। इट्स रेडियस मैंने ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इट्स रेडियस इज स्मॉलर, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ गिवन सॉलिड स्फीयर
and small r is the radius of Gaussian surface. Clear? So rho की वैल्यू रख देते हैं बच्चों यहाँ पे. This is q by 4/3 pi r cube into 4/3 pi r cube. ठीक है. 4/3 pi बच्चों कैंसिल हो गया, तो हमारा q इनक्लोज्ड बच्चों कितना आ गया? दिस इज q इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब. ठीक है. तो हमारी स्टेटमेंट क्या बन गई बच्चों? दिस इज हाउ मच q आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर क्यूब. ठीक है. सो दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द गॉस थ्योरम दैट वी विल यूज in this article. So now what we have to do, we will select a small area element ds. Its direction is radially outwards. Electric field भी बच्चों radially outwards. So what we have E ds cos 0 which is equal to E ds. ये किसके, क्योंकि cos 0 हमने कितना ले लिया बच्चों? 1 ले लिया. ठीक है. किसके बराबर है ये? Q आर क्यूब बाई एप्सिलॉन आर क्यूब. ठीक है. तो E कांस्टेंट है बच्चों क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है. एंड व्हाट वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ ds फॉर दिस क्लोज्ड सरफेस. ठीक है. सो दिस इज हाउ मच Q आर क्यूब बाई एप्सिलॉन आर क्यूब. ठीक है बच्चों. तो अब ds का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे फॉर द क्लोज्ड सरफेस विच इज गॉसियन सरफेस, तो कितना होगा बच्चों? ये ds का इंटीग्रेशन बच्चों कितना होगा? दिस इज सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस विच इज 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है बच्चों. सो वी विल यूज हियर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू Q आर क्यूब बाई एप्सिलॉन आर क्यूब. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमारा कितना आ गया? E इज इक्वल टू, यहाँ पे आर स्क्वायर बच्चों, यहाँ पे आर क्यूब, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा. तो E इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q आर बाई आर क्यूब. ठीक है बच्चों. तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द थर्ड रीजन. क्लियर. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द थर्ड रीजन इज हाउ मच? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q आर बाई आर क्यूब. ठीक है बच्चों. इफ वी वांट टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ दिस डेंसिटी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा बच्चों? Q की वैल्यू रख दूंगा. दिस इज हाउ मच? 1/4 पाई एप्सिलॉन. तो Q की वैल्यू बच्चों क्या आएगी? रो इंटू 4/3 और रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है. और एक और है बच्चों हमारे पास डिवाइडेड बाई आर क्यूब. ठीक है. तो ये 4 पाई बच्चों कैंसिल हो गया, ये आर क्यूब कैंसिल हो गया. तो दूसरा फॉर्मुलेशन बना हमारे पास. सो वी हैव रो इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन. क्लियर. सो विच वी हैव रो आर बाई 3 एप्सिलॉन. ठीक है बच्चों. रो आर बाई 3 एप्सिलॉन. तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों? रिजल्ट फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द थर्ड रीजन विच इज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर. ठीक है. तो इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे? कई बार हमें एग्जाम में आ जाता है हाउ टू ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द रेडियस और द डिस्टेंस दैट वी हैव टू ड्रॉ. सो व्हाट वी हैव, suppose this is x-axis, we are taking small r along the x-axis and this is electric field. We know that the capital R is the radius of the solid sphere. So for the region number 1, अगर हम बच्चों ध्यान से देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन हमारा कांस्टेंट है, चार्ज हमारा कांस्टेंट है, बट जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है. For the first region, E is inversely proportional to R. First region बच्चों कौन सा है? When R is greater than R. ठीक है. अब second region की बात करें. Second region जब R is equal to capital R, तब 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है बच्चों. Q कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है. इसका मतलब E हमारा कांस्टेंट है और कितना है बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई आर स्क्वायर है.
ठीक है। अगर हम रीजन नंबर 3 की बात करें बच्चों, when r is less than r, in that case 1/4 pi epsilon constant है, q constant है, r constant है, so it is directly related with small r, then E is proportional to small r, ठीक है बच्चों। so this is कैपिटल R which is the radius of the solid sphere। इसके अंदर अंदर तो हमारा बच्चों रीजन नंबर 3 है, यहाँ पे रीजन नंबर 2 है और इधर हमारा रीजन नंबर 1 है, ठीक है। इन द रीजन नंबर 3 व्हेन R इज लेस देन कैपिटल R, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, मतलब ये कौन सा रिलेशन हो गया बच्चों, दिस इज द लीनियर रिलेशन बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R विद द पावर 1, ठीक है। तो रिलेशन कौन सा होगा बच्चों, लीनियर होगा, ठीक है। तो R के ऊपर जाके इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, द वैल्यू इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो नाउ दिस इज द वैल्यू एट R इक्वल टू कैपिटल R विच इज अवर रीजन नंबर 2। नाउ फॉर द रीजन नंबर 1 विच इज R ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब R से इस साइड को, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज inversely proportional to square of the distance, मतलब it is now decreasing as R increases, electric field decreases, ठीक है बच्चों। जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कम होता जाएगा, ठीक है। तो its variation is like this, clear बच्चों। so this is the graph between the electric field and the distance, clear। so this is very important article, आप इसको ध्यान से कर लेना बच्चों। आपको अगर मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।